हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, रांची यूनिवर्सिटी का एग्जाम आप लोगों का बहुत अच्छा जा रहा होगा। जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वही आपका मैच कर रहा होगा। लेकिन अब शुरुआत होती है असली परीक्षा, जो कॉमन पेपर की परीक्षा है, जिसमें आर्ट्स मेजर, साइंस मेजर और कॉमर्स मेजर के सारे बच्चों के लिए परीक्षा है। तो हम लोगों ने IKS का एक वीडियो डाला था, जो आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसका। अब हम लोग सेकंड करते हैं, शुरू करते हैं IKS का सेकंड लेक्चर। और हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 से 3 लेक्चर में IKS के सारे वीडियोस को कंप्लीट कर दें, ताकि आप बेहतरीन तरीके से देखिए। और मैं आपको बता दूं कि IKS का एग्जाम MCQ मोड में होगा, तो MCQ मोड में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए रिपीट करके देखिए, दोबारा वीडियो को देखिए, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर अपना जवाब दीजिए। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन मैच करता है तो कमेंट सेक्शन में धुआं धुआं कर देना है ना। इतना ज्यादा कमेंट करना है ताकि पता चले कि हाँ, आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन मैच किया, और हमको भी लगे कि हाँ, हमने जो मेहनत किया वो मेहनत काम कर रहा है। तो चलिए, आज फर्स्ट चूंकि यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, तो हर यूनिट का हम लोग 100 क्वेश्चन दे रहे हैं। हर यूनिट का हम लोग 100 क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ये सेकेंड यूनिट है, जिसमें पढ़ना है इंडियन कंट्रीब्यूशन ऑफ टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, ये हम लोगों को पढ़ना है। यानी इंडियन इकोनॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग भारत में पूछ रहा है कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया, साइंस की दुनिया में और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो सबसे पहले MCQ हम लोग शुरू करते हैं, और स्पीड में चूंकि पढ़ते जाएंगे, आपसे सवाल नहीं पूछने वाले कि जिसका आंसर क्या होगा। इस PDF में देखिएगा तो ये जो क्वेश्चन है उसका बोल्ड करके आंसर दिया हुआ है। जो लोग PDF कोर्स खरीदे हैं, ये PDF कोर्स आप खरीद सकते हो। अगर आप चाहते हो, साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, अभी तक आप PDF नहीं खरीदे, तो इस PDF कोर्स को खरीद सकते हैं। कैसे खरीदेंगे तो ध्यान रखिएगा, कॉमन कोर्स का IKS कॉमन कोर्स है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया कॉमन कोर्स है, और साथ ही साथ जो है AEC कॉमन कोर्स है। तो ये कॉमन कोर्स का हमने एक PDF बना रखा है, जिसका 49 रुपीज प्राइस है। आप जाएंगे कैसे खरीदेंगे इसको, तो इसका प्रोसेस हमने किसी भी वीडियो में, आप जाएंगे रांची यूनिवर्सिटी तो मिल जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, CWH ऑनलाइन अकेडमी के नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना डिटेल, पर्सनल डिटेल भरने को आएगा, भर लीजिएगा। कैटेगरी चुनने को आएगा तो ऑल यूनिवर्सिटी चुनिएगा। उसके बाद उसका पेड PDF कोर्स में जाएगा, रांची यूनिवर्सिटी में जाएगा, सेमेस्टर 1 में जाएगा, आपको PDF मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले बोलता है हु कंपोज द, बोलता है शुल्ब सूत्र किसने रचे थे। शुल्ब सूत्र रचने वाले कौन थे? बौधायन थे। कौन थे? बौधायन। बहुत स्पीड पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिर्फ हमको याद कराना आपको, अभी डिटेल नहीं, सिर्फ याद कराना है, क्योंकि MCQ याद होता करना होता है, डिटेल बाद में समझ लेंगे, है ना। शुल्ब सूत्र मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ज्योमेट्री से संबंधित है। आर्यभट्ट ये किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने लिखा था। आर्यभट्ट ये किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने लिखा था। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने बताया था पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ब्रह्मगुप्त किसके नियमों के लिए प्रसिद्ध थे? तो बीज गणित, यानी अल्जेब्रिक रूल्स जो है वो ब्रह्मगुप्त ने लिखे थे। शून्य से संबंधित नियम किसने दिया था? तो सब लोगों को मालूम है, शून्य से संबंधित नियम ब्रह्मगुप्त ने दिया था। हालांकि उसके बारे में दुनिया को आर्यभट्ट ने बताया। तो शुल्ब सूत्र का उपयोग किसके निर्माण में सहायक होता है? तो वेदियों के निर्माण में। आर्यभट्ट किस शताब्दी में आए थे? तो 5वीं शताब्दी में आए थे। ब्रह्मगुप्त गुप्त द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? तो ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत थे। प्राचीन भारतीय गणित में ने किसमें योगदान दिया है? तो प्राचीन भारतीय गणित जो है वो, उसमें आपको अल्थमेटिक भी मिलेगा, अल्जेब्रिक भी मिलेगा, ज्योमेट्रिक भी मिलेगा, तीनों में उसका कंट्रीब्यूशन है। वेदांग ज्योतिष किससे संबंधित है? तो खगोल विज्ञान से संबंधित है वेदांग ज्योतिष। सूर्य सिद्धांत किस विषय की पुस्तक है? तो खगोल, एस्ट्रोनॉमी की पुस्तक है। वेदांत ज्योतिष किसका निर्धारण करने में सहायक होती है? तो वेदांत ज्योतिष जो है वो समय का निर्धारण करने में, ऋतु का निर्धारण करने में और धार्मिक तिथियों का निर्धारण करने में सहायक होती है। सूर्य सिद्धांत में किसका वर्णन किया जाता है? ग्रहों की गति के बारे में वर्णन किया गया। प्राचीन भारत मुख्यतः खगोल विज्ञान का उपयोग किस लिए करते थे? तो प्राचीन भारत में लोग धार्मिक और पंचांग के लिए, पंचांग मतलब ऋतु के लिए, कब कोई फेस्टिवल आ रहा है उसके लिए इसका इस्तेमाल करते थे, खगोल विज्ञान का। चरक को किसका जनक कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। सुश्रुत किसके लिए प्रसिद्ध है? शल्य चिकित्सा के लिए, सर्जरी के लिए। चरक संहिता किसके लिए से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। त्रिदोष सिद्धांत में कौन कौन दोष शामिल है? तो वात है, पित्त है, कफ है, तीनों शामिल है। तीनों हमारे शरीर में, हम लोगों का अगर बढ़ जाए तो हालत खराब हो जाता है। आयुर्वेद स्वास्थ्य को क्या मानता है? आयुर्वेद स्वास्थ्य का संतुलन, स्वास्थ्य को मानता है कि संतुलन में रहना चाहिए। प्राचीन प्लास्टिक सर्जरी किसने की थी? तो सुश्रुत ने की थी। सर्जरी का मतलब जनक यही है। आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भारत से। चरक ने किस पर बल दिया? रोगों की रोकथाम पर बल दिया। और सुश्रुत जो है उसका शैल चिकित्सा ने ऑपरेशन पर बल दिया। और शैल चिकित्सा। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में, सब जानते हैं।
लौह स्तंभ प्रसिद्ध है क्योंकि यह आसानी से इसमें जंग नहीं लगता, इसलिए फेमस है और सबसे बड़ा लोहा का स्तंभ है। प्राचीन भारतीयों का किसका उन्नत ज्ञान था? प्राचीन भारतीयों को किस विषय का उन्नत ज्ञान था? तो याद रखना, धातु कर्म का ज्ञान था, चिकित्सा का ज्ञान था और खगोल विज्ञान का ज्ञान था। ये तीनों का ज्ञान प्राचीन भारतीयों में था, प्राचीन भारतीयों में तीनों था। मंदिर वास्तुकला किसे दर्शाती है? मंदिर की जो वास्तुकला है उसे किसे दर्शाती है? तो वैज्ञानिक कौशल को दर्शाती है कि उस जमाने में क्या वैज्ञानिक कौशल रहा होगा, कलात्मक कौशल कैसा रहा होगा, इंजीनियरिंग कौशल कैसा रहा होगा कि बड़ी बड़ी मंदिरें बन गई है जो आज के समय में असंभव लगती है। प्राचीन भारत में कौन सी धातु सामान्यतः उपयोग होती थी? पुराने समय में कौन सा धातु लोग इस्तेमाल करते थे? तो लोहा इस्तेमाल करते थे, तांबा इस्तेमाल करते थे, कांसा इस्तेमाल करते थे। ब्रह्मदेश्वर मंदिर किसका उदाहरण है? द्रविड़ वास्तुकला का एग्जाम्पल है ब्रह्मदेश्वर मंदिर। नागौर शैली किससे रिलेटेड है? तो नागौर याद रखें मंदिर वास्तुकला से है, नागौर शैली जो है मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। प्राचीन भारतीय वास्तुकला में किस के सिद्धांत का उपयोग हुआ है? पुराने समय में जो प्राचीन वास्तुकला थी उसमें सबसे ज्यादा किसका सिद्धांत का इस्तेमाल हुआ है? तो ज्योमेट्री का, सिमेट्री का और इंजीनियरिंग का पूरा इस्तेमाल हुआ है। धातु कर्म किसके निर्माण में सहायक है? तो हथियार बनाने में भी धातु का इस्तेमाल होता है, औजार बनाने में और मूर्तियां बनाने में धातु का इस्तेमाल होता है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में, सब जानते हैं। प्राचीन भारतीय जल संरक्षण कैसे करते थे? तो भारतीय पुराने समय में जल को सुरक्षित रखने के लिए तालाब बनाते थे, बावड़ी बनाते थे, नहर बनाते थे। बावड़ी को क्या कहा जाता है? तो बावड़ी का मतलब होता है बापी, छोटा सा कुआं बोल सकते हैं, बावली या कुंड भी कहा जाता है, जहाँ पे पानी स्टोर करके रखा जाता है। पारंपरिक जल संचयन क्यों महत्वपूर्ण था? पुराने समय में क्यों जल को एक जगह पर रोक के रखा जाता था? तो पहला, सिंचाई की सुविधा के लिए, पीने का पानी के लिए और कृषि के लिए, जानवरों के पीने के पानी के लिए भी बोल सकते हैं। किस सभ्यता में उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी? तो हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें पानी निकलने की एक अच्छी व्यवस्था थी, जो आज भी नहीं है। वर्षा जल संचयन किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा सतत तकनीक है, एक ऐसा टेक्निक जो सस्टेनेबल टेक्निक है, जो बोलता है कि पानी के जल को सुरक्षित रखिए ताकि पानी का लेयर कम ना हो सके। तालाब और जलाशय मुख्यतः किस लिए बनाए जाते थे? तो जल को संचयन करने के लिए, जल संरक्षण के लिए बनाए जाते थे। सतत तकनीक का अर्थ क्या होता है? कि एक लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन की बात करते हैं। जोहड़ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो जोहड़ आपको राजस्थान में, जोहड़ वहीं पे मिलेगा राजस्थान में। प्राचीन भारतीय जल प्रणाली किसका समर्थन करती है? तो भैया एग्रीकल्चर होता था, सामाजिक काम भी होते थे और अर्थव्यवस्था भी जल से होती थी। सतत तकनीक किस पर केंद्रित थी? बोलता है कि सस्टेनेबल टेक्निक किसको फोकस करता था? कंजर्वेटिज्म को। मतलब कंजर्वेटिज्म का मतलब या कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संरक्षण को, रुकावट को। आर्यभट्ट ने लगभग किसकी लंबाई की गणना कर दी थी? तो आर्यभट्ट जो इसमें से किसको गिने थे बताइए? मंथ को, ईयर को, वीक को, या तो याद रखिएगा आर्यभट्ट ने लगभग वर्षों की गणना कंप्लीट की थी। ब्रह्मगुप्त ने किसके उपयोग को समझाया था? तो ब्रह्मगुप्त ने नेगेटिव नंबर के उपयोग को समझाया था। आयुर्वेद मुख्यतः किसका उपयोग करता है? आयुर्वेद जड़ी बूटियों का उपयोग करता है। द्रविड़ वास्तुकला का विकास कहाँ पे हुआ था? तो दक्षिण भारत में, द्रविड़ वही है। नागर वास्तुकला का विकास कहाँ हुआ था? तो उत्तर भारत में नागर शैली की मंदिरें मिली गई। हड़प्पा नगर किससे के लिए प्रसिद्ध था? जल निकासी व्यवस्था के लिए। हवाई अड्डा नहीं था वहां पे, जेल मार्ग नहीं था, जल निकासी व्यवस्था सही है। भारतीय शैल चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? सुश्रुत को, यही ऑपरेशन के जनक है। कौन सा ग्रंथ प्राचीन भारतीय चिकित्सा से संबंधित है? तो चरक संहिता। इसमें लौह स्तंभ उन्नत किसका उदाहरण है? बोलता है कि लौह स्तंभ उन्नत किसका है? तो धातु कर्म का, लोहे का इस्तेमाल वो करता था। शुल्ब सूत्र में किससे संबंधित नियम लिखे हुए हैं? तो ज्योमेट्री से संबंधित है। किस प्राचीन भारतीय विद्वान ने खगोल विज्ञान में योगदान दिया? तो आर्यभट्ट ने। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? तो स्वास्थ्य निर्भर करता है धन पर नहीं, स्वास्थ्य निर्भर करता है त्रिदोष पर। 3 जो दोष हैं वो शरीर में आपके नहीं रहेंगे तो आप स्वस्थ हैं। कौन सा ग्रंथ ग्रहों की गति को समझाता है? तो सूर्य सिद्धांत ग्रह की गति को समझाता है। प्राचीन भारतीय मंदिर मुख्यतः किससे बनाए गए थे? तो प्राचीन भारतीय मंदिर जितने बनाए गए थे सब पत्थर से बनाए गए थे। प्राचीन भारत में वर्षा जल संरक्षण के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता था? तो बावड़ी बनाया जाता, उपग्रह, कंप्यूटर ये सब नहीं होता था। शून्य की अवधारणा का विकास कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है। कौन सा प्राचीन ग्रंथ वैदिक खगोल विज्ञान से संबंधित है? तो वेदांग ज्योतिष। आयुर्वेद किसे बढ़ावा देता है? तो स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है। रथ के आकार की वास्तुकला के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, वहां रथ का आकार है फर्स्ट में। प्राचीन भारतीय धातु कर्म ने क्या बनाया है? तो जंग रोधी लोहा बनाया। पुराने समय में जो हमारे धातु कर्म था उसने जंग रोधी लोहा, ऐसा लोहा बनाया जिसमें जंग लगेगा ही नहीं, जो कि संभव आज के समय में नहीं है। सोचिए उस समय कितना तकनीक था हमारा डेवलप। त्रिदोष सिद्धांत में वात, पित्त और क्या शामिल है? तो वात, पित्त और कफ शामिल है।
किस वैज्ञानिक ने पाई का मान ज्ञात किया था? तो आर्यभट्ट ने पाई का वैल्यू बता दिया था। पारंपरिक भारतीय जल प्रबंधन किसका समर्थन करता है? खेती के लिए, समाज के लिए, इकोनॉमी के लिए, तो ऑल ऑफ दीज। सुश्रुत संहिता मुख्यतः किस बारे में लिखा गया? तो शल्य चिकित्सा के बारे में लिखा गया। हड़प्पा सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो जल निकासी व्यवस्था के लिए। विज्ञान की कौन सी शाखा धातुओं से संबंधित है? तो धातु कर्म। प्राचीन भारतीय मंदिर किस में उत्कृष्टता दर्शाते हैं? तो भैया इंजीनियरिंग, कला और वास्तुकला, सभी में। पुराने मंदिर देखोगे तो तीनों चीज में अद्भुत है। ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मगुप्त से संबंधित है। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान किसके निर्माण में सहायक था? तो पंचांग के निर्माण में सहायक था। किस प्राचीन भारतीय चिकित्सक ने आंतरिक चिकित्सा पर ध्यान दिया था? ये थे चरक, जो ऑपरेशन और आंतरिक चिकित्सा पर ध्यान दिया। वर्षा जल संचयन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जल संरक्षण के लिए, प्रदूषण के लिए, वन जल संरक्षण के लिए जरूरी है। दक्षिण भारत में कौन सी वास्तुकला शैली विकसित हुई थी? तो द्रविड़ शैली। और नागर जो है उत्तर भारत में उत्तर भारत में कौन सी वास्तुकला? तो नागर शैली। देखो यहाँ गलत लिख दिया। उत्तर भारत में कौन सी वास्तुकला शैली विकसित हुई थी? तो नागर शैली। यहाँ सही है, ठीक है। आयुर्वेद मुख्यतः प्राकृतिक किसका उपयोग करता है? आयुर्वेद जो है मुख्यतः प्राकृतिक किसका उपयोग करता है? तो जड़ी बूटियों का उपयोग करता है, प्राकृतिक जड़ी बूटियों का। प्राचीन भारतीय विज्ञान किस पर आधारित था? तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, लॉजिक, ऑल ऑफ दिस। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भारत का योगदान कैसा है? तो भारत का महत्वपूर्ण योगदान है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पुराने। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ वेदियों के निर्माण में सहायक है? तो शुल्ब सूत्र। आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो खगोल और विज्ञान और गणित में प्रसिद्ध थे। किस प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ने ग्रहों की वैज्ञानिक व्याख्या की थी? तो आर्यभट्ट की थे। त्रिदोष सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आयुर्वेद से संबंधित है। इसमें कौन से प्राचीन भारतीय चिकित्सक शैल्य चिकित्सा से संबंधित है? सुश्रुत। लौह स्तंभ किस में उत्कृष्टता दर्शाते हैं? तो भैया धातु कर्म में। प्राचीन भारतीय मंदिरों का निर्माण किन सिद्धांतों पर आधारित था? तो याद रखिएगा, पुराने जो मंदिर थे उसमें आपको सिमेट्री भी दिखेगा, ज्योमेट्री भी दिखेगा, इंजीनियरिंग भी दिखेगा, यानी बहुत सारा क्वेश्चन अब मैच करने लगा है। कौन सी प्राचीन भारतीय प्रणाली प्राकृतिक उपचार पर आधारित थी? तो आयुर्वेद। वेदांग ज्योतिष किसके निर्माण में उपयोगी थे? तो पंचांग के निर्माण में उपयोगी थे। कौन सा प्राचीन भारतीय संरचना जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो बावड़ी। ब्रह्मगुप्त ने मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान दिया था? तो बीज गणित में। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ खगोलीय गणनाओं की व्याख्या करता है? तो सूर्य सिद्धांत। प्राचीन भारतीय जल निकासी व्यवस्था किसमें सहायक थी? तो जल निकासी इसलिए सिंचाई का साधन, पेयजल आपूर्ति, कृषि, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कौन से विद्वान आयुर्वेदिक चिकित्सा से जुड़े थे? तो चरक थे। सुश्रुत से महर्षि पाणिनि भी बोल सकते हैं, लेकिन चरक जो है चिकित्सा से संबंधित है। आयुर्वेद में थे, ये योग में थे, लेकिन चिकित्सा में सुश्रुत और चरक ही थे। हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था प्राचीन भारत की किस प्रगति को दर्शाता है? वहां के इंजीनियरिंग को दर्शाता है, वहां के जल प्रबंधन, नल नियोजन और सभी। तो सभी, यानी सोचिए ना कितना अच्छा हड़प्पा सिविलाइजेशन में इतनी अच्छी जल निकासी व्यवस्था थी, जो आज भी नहीं, आज भी जल निकासी व्यवस्था। तो वहां को उस समय के इंजीनियरिंग को बताता है, उस समय के वाटर मैनेजमेंट को बताता है, और उस समय के टाउन प्लानिंग को बताता है। कौन सा प्राचीन भारतीय मंदिर सूर्य देव को समर्पित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। आयुर्वेद किसके बीच संतुलन बनाए रखने का लक्ष्य है? तो शरीर, मन और आत्मा। प्राचीन भारतीय धातु कर्म किसके निर्माण में उन्नत था? तो लोहे की वस्तुओं के निर्माण में। सतत तकनीक मुख्यतः किसकी रक्षा करता है? तो पर्यावरण, पोल्यूशन, वेस्ट, अपशिष्ट और डिस्ट्रेशन। तो याद रखिएगा, सतत विकास जो पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भारतीय योगदान किसमें सहायक रहा है? तो बोलता है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारतीय योगदान में किसमें सहायक रहा है? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, एडवांटेज ऑफ नॉलेज, सस्टेनेबल लिविंग, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये हम लोग सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर लिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ हम लोग सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर लिए, अभी हम लोग थर्ड यूनिट भी इसी वीडियो में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। थर्ड यूनिट का भी हम इसी वीडियो में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नहीं तो इसका अलग वीडियो आप बना सकते हैं, अगर चाहेंगे तो इसका अलग वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए इसको अलग भी वीडियो में लेकर जाएंगे, क्योंकि 15 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो अलग अलग वीडियो जाएगा, तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा। जितना ज़्यादा वीडियो देखिएगा उतना ही आपको फायदा होगा। सारे के सारे वीडियो को एकदम धूम मचा के देखिए, जबरदस्त तरीके से देखिए, सारे वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।